अस्सलामु अलैकुम नाजरीन अलबिरूनी ने लिखा है कि सुल्तान महमूद का चेहरा बुझा हुआ था। उसकी शोखी मांद पड़ गई थी। साफ पता चलता था कि वो अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला है। तबीब उसे आराम के लिए कह गया था, लेकिन सुल्तान ने उसी वक्त मुतल्लका हुकाम को बुलाया और उन्हें अहकाम देने लगा। अहकाम यह थे कि कल वो देखना चाहता है कि सोमनाथ के बुत का एक टुकड़ा मेरे दरवाजे के आगे और एक टुकड़ा जामा मस्जिद के दरवाजे के आगे इस तरह रखा हुआ है कि अंदर आने और जाने वालों के पाँव उन टुकड़ों पर पड़ते हैं। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा के टुकड़े सुबह होते ही खलीफा को रवाना कर दिए जाएं। अगले रोज उसके महल और मस्जिद के आगे टुकड़े जमीन में इस तरह रखे गए कि ऊपर से नंगे थे। लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए और उन पर पाँव रखकर गुजरने लगे। सुल्तान महमूद ने अगले ही रोज हिंदुस्तान पर एक और फौज कशी की तैयारियां शुरू कर दी। उसने उसी रोज लाहौर के गवर्नर रियाज और मुल्तान के हाकिम के नाम पैगाम रवाना कर दिए कि वो जाटों के मुतालिक हर ज़रूरी इतला फराम करें। उनकी तादाद, उनका इलाका, उनके लड़ने का तरीका और हर वो इतला जो काम आ सके। सुल्तान की फौज खासी कम हो गई थी। उसने नई भर्ती का हुक्म दे दिया और साथ ये हुक्म भी दिया कि छापा मारों की तरबियत और मशकें तेज कर दी जाएं और हर सिपाही को छापा मार जंग की और घूम फिर कर लड़ने की तरबियत दी जाए। सुल्तान महमूद ने तबीब की तशवीशनाक बातों को जहन से उतार दिया था। उसने आराम की परवाह ना की, परहेज की तरफ तवज्जो ना दी और फौज की ट्रेनिंग और सल्तनत के इंतजामी अमूर में मसरूफ हो गया और वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया। 3-4 माह बाद उसे मुल्तान और लाहौर से जाटों के मुतालिक रिपोर्टें मिलने लगीं। यह कौम सिंध के इलाके में फैली हुई थी, तादाद खासी ज्यादा थी। इनके लड़ने के तरीकों में एक तो शब खून थे और दूसरा तरीका दरियाई जंग था। वो कश्तियों में लड़ते थे। दरियाए सिंध ने बहुत रुख बदले हैं। उस दौर में जाटों के इलाके में सिंध का पाट इतना चौड़ा था कि उसमें जजीरे बने हुए थे जिनमें जंगल थे। जाट उन जजीरों में चले जाते थे या उनकी कुछ तादाद सिंध के उन दलदली जंगलों में चली जाती थी जिन्हें अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में हुर्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सुल्तान महमूद को लाहौर और मुल्तान से तफसीली इतलाएं मिली कि जाट मुसलमानों के लिए खसूसन बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं और वो सोमनाथ की तबाही का इंतकाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से लेंगे। उस वक्त सुल्तान महमूद लाहौर, मुल्तान और भीरा को अपनी सल्तनत में शामिल कर चुका था और कश्मीर से कनूज तक के राजे महाराजे उसके बाज गुजार थे, इसलिए कोई खतरा कबूल नहीं किया जा सकता था। तारीखों में आया है कि सुल्तान महमूद जाटों को सजा देना चाहता था, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपनी सल्तनत के हिंदुस्तानी इलाकों और हिंदुस्तान के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ चाहता था और यह भी कि सोमनाथ का मंदिर दोबारा तामीर न हो और हिंदू उस शव देव को फिर से जिंदा न कर सकें जिसके मुतालिक हिंदुओं का बातिल अकीदा था कि वो इंसानों को दूसरा जन्म देता है। नादरीन, अगस्त सितंबर 1026 ईस्वी में मुल्तान से इतला गई कि जाट जंगी तैयारियां कर रहे हैं। इसका पस मंजर यह बयान किया गया कि मुल्तान का एक मकामी मुसलमान जो वहां जासूसी करने गया था पकड़ा गया था और वो कुछ दिनों बाद वहां से फरार भी हो आया था। उस पर नीम दीवानगी तारी थी। वो जाटों के इलाके में एक भटके हुए मुसाफिर के भेष में गया और उसने वहां जाकर दिलेरी या हमाकत यह की कि जाटों के जजीरों को करीब से देखने के लिए छोटी सी एक कश्ती चुरा ली, मगर कश्ती रानी नहीं जानता था। वो सावन की मूसलाधार बारिशों का महीना था, दरिया में तुगयानी थी। छोटी सी कश्ती को दरिया में अपने साथ ही ले गया। फिर कश्ती उलट गई और वो तैरता हुआ इस हालत में एक जजीरे से जा लगा कि खुश्की पर पहुंचते ही बेहोश हो गया। होश में आया तो वो जाटों की एक झुग्गी में पड़ा था और 2 औरतें उसके करीब बैठी थीं। उनमें एक जवान थी। उसने उस आदमी से पूछा कि वो कहाँ का रहने वाला है और दरिया में किस तरह गिर पड़ा था। उसने गलत बयानी की, लेकिन 2 जाटों ने आकर उसके साथ बातें की तो उन्हें उस पर शक हुआ। उसकी हालत बहुत बुरी थी। जाटों ने उसे उठा लिया और कहा कि उसे वो दरिया में फेंक देंगे। उसने जान के डर से बता दिया कि वो मुसलमान है, मुल्तान से आया है और वो जासूस है। जाटों ने उसे और ज्यादा परेशान किया तो उसने बता दिया कि गजनी की फौज उन पर हमला करने और उन्हें खत्म करने के लिए आ रही है। उसे जो कुछ मालूम था वो उसने बता दिया, लेकिन जाट उसे रिहा नहीं कर रहे थे। जाट उससे पूछते थे कि गजनी की फौज के लड़ने का तरीका क्या है। वो बताता रहा और उन पर एतमाद पैदा करने के लिए उनका मुशीर और मुखबर बन गया। वो बड़ा नडर और खूबसूरत जवान था। वो जवान औरत जो पहले रोज उसने अपने पास बैठी देखी थी उसमें कुछ और ही दिलचस्पी ले रही थी। उस औरत ने एक रोज उसे बताया कि उसका खामंद कबीले के सरदारों में से है और बूढ़ा है, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहती है।
ملتان کے مسلمان جاسوس نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے نکلنے کا انتظام کرے تو وہ اسے ملتان لے جائے گا، جہاں وہ جنگلی عورت کی طرح نہیں رہے گی بلکہ اسے رانی بنا کر رکھا جائے گا۔ اس عورت نے اسے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایک جاسوس پکڑا گیا تھا، جس سے جاٹو نے معلوم کر لیا تھا کہ غزنی کی فوج ان پر حملہ کرنے آئے گی، لیکن یہ معلوم کر کے بھی جاٹو نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس روز سے جاٹ لڑائی کی کشتیاں تیار کر رہے تھے۔ ایک رات جب طغیانی ذرا کم تھی، یہ عورت جاسوس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ فوراً اٹھو۔ وہ اٹھا، عورت اسے دریا کے کنارے لے گئی اور اسے ایک کشتی میں بٹھایا، خود بھی بیٹھی اور دونوں چپو مارنے لگے۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ دریا کے کنارے مشنیں بھاگتی دوڑتی دکھائی دینے لگیں۔ جاٹ انہیں رک جانے کو للکار رہے تھے، چاندنی میں انہیں کشتی نظر آ رہی تھی۔ 4-5 تیر آئے، عورت کی چیخ نکل گئی، ایک تیر اس کے پہلو میں اتر گیا تھا۔ جاسوس محفوظ رہا، وہ کشتی میں لیٹ گیا اور کشتی کو دریا کے حوالے کر دیا۔ اسے سنائی دیتا رہا کہ کشتی میں تیر لگ رہے ہیں۔ جزیرہ چھوٹا تھا اور دریا تیز تھا، کشتی جلدی خطرے سے نکل گئی۔ جاسوس نے چپو مارنا شروع کیے، یہ عورت مر چکی تھی۔ کشتی بہت دور جا کر کنارے سے لگی۔ جاسوس کا جسم شل ہو چکا تھا، مگر وہ کہیں گرا اور رکا نہیں۔ وہ جب بہت دنوں بعد ملتان پہنچا تو اس سے بولا بھی نہیں جاتا تھا۔ اس نے جو کچھ جاٹوں کو بتایا تھا اور جاٹوں کے متعلق اسے جو کچھ پتہ چلا تھا وہ اس نے بتا دیا۔ جب یہ رپورٹ سلطان محمود کے پاس پہنچی تو اس نے اپنے سلاروں سے مشورہ کر کے ملتان کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کیا جائے، ہر کشتی 20 سپاہیوں کے لیے کافی ہو۔ سلطان محمود ایک بار دریائے جہون میں خوارزم شاہ کی فوج کے خلاف کشتیوں کی جنگ لڑ چکا تھا۔ اس تجربے کے بعد اس نے خاص قسم کی جنگی کشتیاں بنوائی تھیں۔ اب اس نے انہیں کشتی سازوں اور چند ایک تجربہ کار ملاحوں کو ملتان بھیج دیا تاکہ وہ جنگی ضروریات کے مطابق کشتیاں تیار کر لیں۔ دسمبر 1027 عیسوی کے آخری ہفتے میں سلطان محمود کو ملتان سے اطلاع ملی کہ 1000 کشتیاں تیار ہو چکی ہیں۔ دوسری اطلاع طویل تھی جو جاٹوں کی جنگی تیاریوں سے تعلق رکھتی تھی۔ سلطان محمود پر ایک الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ لوٹ مار کے لیے ہندوستان میں آتا تھا اور خزانے سمیٹ کر چلا جاتا تھا۔ اس الزام کی تردید میں اس جنگ کا ذکر ضروری ہے جو اس نے جاٹوں کے خلاف لڑی تھی۔ جاٹوں کی کوئی ریاست نہیں تھی اور ان کا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا۔ وہ سلجوکیوں کی طرح جنگی قوم تھی جو مذہب کے رشتے سے مہاراجوں کے کام کی جنگی طاقت بنتی جا رہی تھی۔ اس قوم کو رازن ڈاکو کہا جائے تو زیادہ موزوں ہوگا۔ سلطان محمود کے دل میں جاٹوں کے خلاف یہ عداوت تھی کہ جاٹ شیو دیو کے پجاری تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل و غارت سے ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا سلطان کے عزم کے پس منظر میں ہندوستان میں اسلام کا احیا تھا۔ ناظرین، مارچ 1027 عیسوی کے آخری دنوں میں سلطان محمود نے غزنی سے کوچ کیا۔ وہ جب ملتان پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ 1400 کشتیاں تیار ہو چکی ہیں۔ سلطان نے آرام کیے بغیر کشتیوں کا معائنہ کیا، ایک کشتی میں خود بیٹھ کر دریا میں گیا، کشتی چلانے والوں کی مہارت دیکھی اور پھر ہر کشتی میں 20-20 تیر انداز اور برچھی باز سپاہی بٹھا کر پورے بیڑے کو دریا میں اتارا اور کشتیوں کو تیزی سے گھمانے پھرانے کے احکام دیے۔ اس نے سپاہیوں کی پھرتی کا جائزہ لیا اور انہیں اکٹھا کر کے مزید ہدایات دیں۔ جس روز سلطان محمود ملتان پہنچا اسی روز جاسوس جاٹوں کے علاقے میں بھیج دیے گئے، لیکن سلطان کی تیاریاں بھی پوشیدہ نہیں تھیں۔ ملتان میں اگر جاٹوں کے جاسوس نہیں تھے تو مسلمانوں کے دشمن موجود تھے۔ بعد کی اطلاعوں کے مطابق جاٹوں کو سلطان کی تیاری اور کوچ کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کی پہلی تصدیق جاسوسوں نے واپس آ کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ جاٹوں نے کم و بیش 4000 کشتیاں تیار کر لی ہیں اور وہ دریائی جنگ لڑیں گے۔ غالباً ان کا منصوبہ یہ تھا کہ غزنی والے کشتیوں پر آ رہے ہیں اور یہاں خشکی پر لڑیں گے، اس لیے انہوں نے غزنی والوں کو دریا میں ہی روک لینے اور دریا میں ڈبو دینے کا انتظام کیا تھا۔ جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ تمام جاٹ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر دریا کے جزیروں میں چلے گئے ہیں۔ خشکی پر یعنی جزیروں کے سوا کہیں کوئی جاٹ نہیں ملے گا۔ ان اطلاعوں کے مطابق سلطان محمود نے دریائی جنگ کی تیاری مکمل کر لی اور اپنے سلاروں کو اس نے بتا دیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے دریا میں ہی لڑا جائے گا۔ ناظرین، جو تاریخیں ہندوستان میں لکھی گئی ہیں ان میں اس جنگ کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ بعض غیر ہندوستانی مسلمان مصنفوں نے بھی اس کا ذکر ذرا سا کیا ہے، لیکن وقائی نگاروں اور گہری تحقیق کرنے والوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ غزنی والوں کی کلاسیکی بحری جنگ تھی جس میں سلطان محمود اور اس کے سلاروں نے بے مثال جنگی بصیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ مقام کسی نے بھی نہیں لکھا
जहाँ ये लड़ाई लड़ी गई थी। एक अंग्रेज जॉन बर्गस ने, जिसने मोहम्मद कासिम फरिश्ता की किताबों का तर्जमा अंग्रेजी में किया है, हाशिए में लिखा है कि यह इत्तफाक की बात है कि सुल्तान महमूद ने उस मकाम पर यह जंग लड़ी जहाँ 13 सदियाँ पहले सिकंदर आजम ने कश्तियों का बेड़ा तैयार करके दरिया में उतारा था। नक्शे पर देखें, मुल्तान दरियाए चनाब के किनारे पर है। वहाँ दरियाए जहलम, रावी और चनाब एक दरिया बन जाते हैं। आगे जाकर दरियाए सतलुज भी इसमें मिल जाता है और कुछ और आगे, उससे भी आगे ये दरियाए सिंध में मिल जाते हैं। वहाँ पंजाब के तमाम दरिया मिलकर दरियाए सिंध बन जाते हैं। आगे जाकर दो छोटे दरिया भी दरियाए सिंध में गिरते हैं। उस दौर में किसी भी दरिया से नहरें नहीं निकाली गई थीं, ना किसी दरिया पर कोई डैम या बैराज था। तमाम तर पानी बिला रोक टोक बहता था। तसव्वुर किया जा सकता है कि इतने सारे दरिया मिलकर जब दरियाए सिंध बनते थे तो उस दौर में यह दरिया छोटा समंदर बन जाता होगा। पाट बहुत चौड़ा था, इसलिए दरिया के दरमियान में जंगलाती जजीरे बन गए थे। बाज़ जजीरे खासे वसी थे। तारीख दान उस तारीख के मुतालिक खामोश हैं जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी। सुल्तान महमूद का 1400 कश्तियों का बेड़ा मुल्तान से रवाना हुआ। फरिश्ता ने लिखा है कि गजनी वालों की कश्तियाँ मजबूत थीं और उनके अतराफ में सामने और पीछे बर्शियों की अनियों की तरह लोहे की बड़ी बड़ी नोकदार अनियाँ लगा दी गई थीं ताकि दुश्मन की कश्तियाँ उनसे टकराएं तो टूट जाएं और दुश्मन के आदमी दरिया में उतर कर किसी कश्ती में सवार न हो सकें। इस एहतमाम के अलावा सुल्तान महमूद ने पहली बार आग फेंकने का इंतजाम किया था। जॉन बर्गस ने इन्हें हैंड ग्रेनेड कहा है, लेकिन फरिश्ता ने इन्हें आतिशगीर, सियाल के डब्बे या मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन कहा है। गजनी वालों का बेड़ा दरिया के बहाव के साथ बहता गया। कश्तियों को एक दूसरे से दूर दूर रखा गया। सुल्तान महमूद की कश्ती दरमियान में थी। उसके साथ 3 कश्तियां काजदों की थीं जिनके चप्पू ज्यादा थे। 5 मिनट से आगे गए तो जाटों की कश्तियां नजर आने लगीं। वो नीम दायरे में थीं और अगली कश्तियों के पीछे ऐसा लगता था जैसे वहां दरिया नहीं कश्तियों का जंगल है। सुल्तान महमूद ने आगे पीछे आने वाली कश्तियों को एक सफ में करके दरिया की चौड़ाई में कर लिया था कि जाटों का नीम दायरा घेरे की सूरत इख्तियार ना कर सके। पहले तीर जाटों की तरफ से आए। सुल्तान ने अपने दरमियान वाली कश्ती को भी दाएं और बाएं हो जाने और जाटों के पहलू पर तीर बरसाने का हुक्म दिया। चूंकि गजनी वालों की कश्तियां बहाव के रुख जा रही थीं, इसलिए उनकी रफ्तार तेज थी और मलाहों को चप्पू मारने की जरूरत नहीं थी। करीब जाकर सुल्तान महमूद ने तीर बरसाने का हुक्म दिया। तीर जाटों के पहलू यानी किनारों वाली कश्तियों पर चलाए जा रहे थे। जाटों के तीर मोहलक थे, उनकी पिछली कश्तियों से भी तीर आ रहे थे। गजनी वालों की कश्तियां जाटों के पहलू पर चली गईं। पीछे जो कश्तियां आ रही थीं उन्हें जाटों के दरमियान चले जाने को कहा गया। अल्लाह अकबर के नारे गरजने लगे और जाट अपनी मखसूस आवाज में गीदड़ों की आवाजें निकाल रहे थे। वो दिलेर लड़ाके थे। थोड़ी देर बाद दोनों तरफ की कश्तियां एक दूसरे में गुडमुड हो गईं। मुसलमानों ने जाटों की कश्तियों पर आग फेंकनी शुरू कर दी। जाटों ने इस कदर दिलेरी का मुजाहरा किया कि वो जलती हुई कश्तियों से कूद कर दरिया में उतरे और मुसलमानों की कश्तियों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन मुसलमानों की कश्तियों के किनारों पर अनियाँ लगी हुई थीं। वह उन्हें बुरी तरह जख्मी कर रही थीं। ऊपर से मुसलमानों की बर्छियां उन्हें ख़त्म कर रही थीं। लेकिन जाटों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उनकी 4000 कश्तियों में सुल्तान महमूद की 1400 कश्तियाँ नज़र नहीं आती थीं। मुसलमानों को कश्तियाँ उलटने की ट्रेनिंग दी गई थी। एक खास जाविये से कश्ती को कश्ती से टक्कर मारी जाती थी। इस तरह मुसलमानों ने जाटों की कई कश्तियाँ उलट दी। लेकिन जाट पानी के कीड़े मालूम होते थे। वो दरिया में कूद जाते और मुसलमानों की कश्तियों पर सवार होने की कोशिश करते थे। मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा था। उन्हें इस लिहाज से बढ़तरी हासिल थी कि उनके पास कश्तियों को जलाने का इंतजाम भी था। जाटों ने एक चाल और चली। पीछे की कश्तियों में जो जाट सवार थे वो कश्तियां किनारों पर ले गए और खुश्की पर चले गए। यूं पता चलता था जैसे भाग गए हों। लेकिन खुश्की पर छुपते छुपाते गजनी वालों के करीब किनारे से उन पर तीर और बर्छियां बरसाना चाहते थे, लेकिन वो कामयाब न हो सके। सुल्तान महमूद ने यह इंतजाम भी किया था कि किनारों से दूर जाटों की नज़रों से ओझल अपनी फौज के दस्ते रखे हुए थे। यहाँ तक ये कश्तियों में ही आए थे। रात को उन्हें उतार कर खुश्की पर भेज दिया गया था। वो किनारों से दूर चले गए थे। जाट सुल्तान के इस तमाम से वाकिफ नहीं थे। जो जाट खुश्की से गजनी की कश्तियों पर तीर चलाने को गए थे वो दोबारा नजर न आए। उन्हें खुश्की में छुपे हुए गजनी मुजाहिदीन ने तीरों से ख़त्म कर दिया था। फिर जो जाट किनारे पर जाता था वो जिंदा वापस नहीं आता था। सुल्तान महमूद ने खुश्की पर अपनी हिफाजत का यह इंतज़ाम इतना खुफिया रखा था कि जाट उसे कबल अज वक्त बाखबर न हो सके। जाटों को सबसे ज़्यादा नुकसान गजनी वालों के आग के गोलों ने
या ये जिस तरीके से भी आग फेंकी जाती थी बहुत नुकसान पहुंचाया। गजनी के मलाह अपनी कश्तियों को जाटों की कश्तियों की तरफ करके उन कश्तियों की तरफ धकेलते थे जो जल रही थीं। कोई इंसान जलकर मरना नहीं चाहता। जाट जलती कश्ती में दरिया में कूद जाते थे तो मुसलमान तीर अंदाज उन्हें उभरने नहीं देते थे। लाशें तैर तैर कर डूब रही थीं। जाट मलाहों ने कश्तियां बहाव पर डाल दी थीं और मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे थे। किनारों पर भी उनका कत्लेआम हो रहा था। दरियाए सिंध का पानी लाल हो गया था। जख्मी डूब रहे थे। सुल्तान की यह चाल जाटों के लिए बहुत मोहलक साबित हुई कि सुल्तान ने अपने मलाहों से कहा कि वो कश्तियां किनारों के साथ रखें। इस तरह जाट बिखर कर लड़ने की बजाय दरिया में इकट्ठे हो गए। कुछ ही देर बाद जाटों की जरहियत खत्म हो गई। उन्हें तरीके से लड़ाने वाला कोई न था। उन्होंने कश्तियों से कूदने और तैर कर खुश्की पर जाना शुरू कर दिया, मगर वहां मौत उनकी मुंतजिर थी। कश्तियां लड़ाते लड़ते किसी जजीरे के करीब से गुजरती थीं तो गजनी के सिपाही आग जजीरे पर भी फेंक देते थे। इस तरह दो ऐसे जजीरों के एक दो झोंपड़ों को आग लग गई जिनमें जाटों के बीवी बच्चे थे। झोंपड़ों ने जंगल में आग लगा दी। जाटों के औसान खता हो गए। उनके लिए अब दरिया में भी आग थी और जजीरों में भी आग थी। चंद घंटों में यह मरका खत्म हो गया। इसके साथ ही जाट भी खत्म हो गए। इसके बाद सुल्तान महमूद ने खुद जजीरों में उतर कर देखा। कोई भी जवान या नौजवान जाट कहीं छुपा हुआ नजर आया तो उसे पकड़कर कश्ती में डाल लिया गया। पीछे औरतें और बच्चे रह गए। जिन जजीरों में आग लगी थी वहां से औरतें और बच्चे भागे और दरिया में कूद गए। उन्हें बचाने वाला कोई न था। कहा जा सकता है कि उनकी नस्ल ही खत्म हो गई। जिंदा बच रहने वाली औरतें इधर उधर बिखर गईं। इसके बाद किसी ने ना सुना कि जाट भी कोई कौम हुआ करती थी। नाजरीन, सुल्तान महमूद जुलाई 1027 ईस्वी के आखिरी दिनों में वापस गजनी पहुंचा। अब तबीब ने उसे देखा तो वो बहुत परेशान हुआ। सुल्तान के चेहरे पर अब कमजोरी और बीमारी के आसार थे। साब्त इब्नुल जोजी और गुरदेजी ने लिखा है कि सुल्तान जब जाटों की सरकोबी के लिए गया तो जजीरों के जंगल में उसे ऐसे मच्छरों ने काटा होगा जो मलेरिया के जरासीम के हामिल थे। उनसे उसे मलेरिया हो गया। चूंकि सुल्तान बीमारी की परवाह नहीं किया करता था इसलिए उसने उन तबीबों को जो उसके साथ गए थे ना बताया कि उसे कोई तकलीफ है। ये मलेरिया बिगड़कर नुमाया तौर पर दिक का मर्ज बन गया, या ये कहा जा सकता है कि सिल या दिक का जो अर्जा उसे लाहिक हो चुका था वो मलेरिया के बुखार से नुमाया हो गया। दूसरे मौरखों ने इसे इंतड़ियों का दिक लिखा है। ये जो कुछ भी था इसका बायस यह था कि सुल्तान की 59 साल जिंदगी के 40 साल मैदान जंग में या कूच में या पड़ाव में गुजरे थे। उसने 32 साल हुकूमत की थी। वो जब अपने घर में होता था तो उसके जहन और असाब पर सोचों का बोझ पड़ा रहता था। सुल्तान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि सुल्तान एक मोहलक मर्ज में मुब्तला हो चुका है। एक रोज सुल्तान के तबीब शेख उल असफंद ने सलार अबू अब्दुल्ला मोहम्मद अल तैयब, अरसलान जाज़ेब अबुल हसन और वजीर से कहा, लेकिन मैं ये राज आपसे मजीद पोशीदा नहीं रख सकता। सुल्तान महमूद अपनी बीवी और अपनी औलाद का मसला नहीं, वो मिल्लत इस्लामिया का गोहर नयाब है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के कितने सौ साल बाद गजनी ने दूसरा मोहम्मद बिन कासिम पैदा किया, मगर इस वक्त तक हिंदुस्तान बुत खाना बन चुका था और मोहम्मद बिन कासिम की जलाई हुई शम्मा रिसालत टिमटिमाने लगी थी। उसका नूर सिमट गया था। अब महमूद हाथ से जा रहा है। फिर कौन जाने कब कोई और कासिम और कब कोई और महमूद उठे। उस वक्त तक हिंद के बुत खाने और मैं खाने फिर आबाद हो चुके होंगे और इस्लाम पर कुफर का खौफ व हिरास तारी हो चुका होगा। क्या हो गया है सुल्तान को? वजीर ने पूछा। दिक सिल, तबीब ने कहा। मैंने तशखीस अब नहीं की। वो कई सालों से इस मर्ज को अपने अंदर पाल रहा है। हमारे सुल्तान ने बड़े बड़े ताकतवर दुश्मनों को ही शिकस्त नहीं दी, वो मौत को भी शिकस्त देता चला आ रहा है। वो जितने अरसे से जिस मर्ज का मरीज है, कोई और होता तो कई साल पहले मर चुका होता। उसका हिसाबी निज़ाम पहले ही तबाह हो चुका था। जिसम बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत खो बैठा था, वो रूहानी कुव्वत से लड़ता रहा है। सुल्तान ने साबित कर दिया है कि इरादा मजबूत और अज़म बुलंद हो, नियत और मकसद में अजमत हो तो रूह की कुव्वतें बेदार हो जाती हैं और जिस्म की कोई अहमियत नहीं रहती। सुल्तान इन खुदादद कुव्वतों के बल बोते पर जिंदा है। क्या आप लोग सुल्तान को कैल कर सकते हैं कि वो अब हर तरफ से तवज्जो हटा लें और सिर्फ इलाज पर तवज्जो मरकूज करें? यह सुल्तान के ख़ानदान पर नहीं, आलम इस्लाम पर एहसान होगा। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एहसान होगा जिन्होंने सदियों बाद सर उठाया है और उन्हें हिंदुस्तान में खोया हुआ वकार मिला है। सुल्तान अब इस हालत को पहुंच गया है कि उसे बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। सुल्तान महमूद बिस्तर का कैदी न रह सका।
اس کا وزیر اور اس کے سالار اس کے ماتحت صرف حاکم نہیں تھے بلکہ اس کے دوست تھے، اس کے رازداں تھے، اس کے لنگوٹے یار تھے۔ انہوں نے شانہ بشانہ تاریخ بنائی تھی، موت کو آنکھیں دکھائی تھیں، بڑے بڑے لمبے کوچ کیے تھے، مگر بیماری کی بات ہوئی تو سلطان ان کا قائل نہ ہوا۔ اس نے سب کو ہنس کر ٹال دیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جو قوت مجھ میں ہے وہ تم میں بھی ہے، اسے بیدار کرو، عزم اور مقصد کو بلند رکھو، حکم صرف خدا سے لو، قرآن کو مشعل راہ بنو، روحانی قوتیں بیدار ہو جائیں گی۔ ناظرین، سلطان کے گھر والے اور اس کے حکام جب اس کی صحت کے متعلق تشویش میں تھے، اس وقت سلطان ایک اور جنگی مہم پر روانہ ہو گیا۔ یہ سلجوکیوں کے خلاف تھی۔ سلطان کی غیر حاضری میں سلجوکی ہندوستان کے جاٹوں کی طرح ایک قوت بن گئے اور سلطنت غزنی کو بھی للکارنے لگے تھے۔ ان کے خلاف اس نے آخری جنگ لڑی اور ان کا دم خم توڑ کر اصفہان اور رے کو اپنے سلطنت میں لے لیا اور اپنے بیٹے مسعود کو وہاں کا امیر مقرر کر دیا۔ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے بلخ چلا گیا، مگر آرام نہ کیا، اپنی تمام تر سلطنت کے دورے کرتا رہا، سلطنت کے امور اور مسائل سے الجھا رہا۔ اس نے 1029 کا موسم گرما اور موسم سرما بلخ میں گزارا، مگر وہاں کی آب و ہوا راس نہ آئی، راس آ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب دنیا کی آب و ہوا اس کے لیے نہیں رہی تھی۔ اس نے غزنی چلے جانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان 20 اپریل 1030 عیسوی کے روز غزنی آیا۔ آتے ہی اس پر نیم غشی طاری ہو گئی۔ طبیب نے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سلطان میں کہا کہ کچھ کہیے سلطان۔ سلطان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا، مگر ہاتھ سینے پر گر پڑا۔ اس کی بیوی نے بلایا، بیٹوں نے بلایا، سلطان کی صرف سانسیں چل رہی تھیں۔ اس کے پاس قرآن خوان بٹھا دیا گیا جو خوش الحان تھا۔ جب قرآن کی آواز سلطان کے کانوں میں پڑنے لگی تو اس کے چہرے پر پلاہٹ اور آخری وقت کی سفیدی کم ہو گئی۔ کسی کسی آیت پر اس کا جسم تھرکتا تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مگر بڑے بڑے دہشتناک دشمنوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دینے والا، پتھر کے خداؤں کو ریزہ ریزہ کر دینے والا اب بول نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ ناظرین، 30 اپریل 1030 عیسوی بروز جمعرات شام 5 بجے سلطان محمود کے ہونٹوں پر تبسم دیکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آخری سانس لی اور دنیا سے سرخری کا تبسم لیے رخصت ہو گیا۔ طبیب دھاڑ مار کر رویا اور بانگ بلند کہا، اس شخص نے موت سے بھی ہتھیار ڈلوا لیے تھے۔ تاریخ اسلام کے بت شکن اور ہندوستان میں احیاء اسلام کے علمبردار کو اسی رات عشاء کی نماز کے بعد مشعلوں کی روشنی میں فیروزی باغ میں دفن کر دیا گیا۔ وہ زندہ تھا تو یہ باغ اسے بہت پسند تھا، ذرا سستانے کے لیے اسی باغ میں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے مقبرہ تعمیر کرایا۔ اس مقبرے کے ساتھ بہت بے انصافیاں اور زیادتیاں ہوئیں۔ لوگ عقیدت سے مقبرے پر جاتے تھے اور قبر سے مٹی اور دروازوں سے لکڑی کے ٹکڑے برکت کے طور پر تراش کے لے آتے تھے۔ سب سے بڑا ظلم ایک انگریز لارڈ ایلمبرو نے کیا کہ مقبرے کا بڑا دروازہ اکھاڑ کر اس غلط فہمی میں ہندوستان لے گیا کہ یہ سومناتھ کے مندر کا دروازہ تھا جو سلطان محمود اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ مقبرہ اب بھی اجڑے ہوئے ایک خاموش کھنڈر کی طرح غزنی سے 1.5 میل دور کھڑا ہے۔ اگر مقبرے کا نشان مٹ جائے تو بھی سلطان محمود غزنوی زندہ و پائندہ رہے گا۔ محمود ایک روایت کا نام ہے، اسے سومناتھ کے شیو دیو کے وہ ٹکڑے زندہ رکھے ہوئے ہیں جو آج بھی غزنی میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پڑے ہوئے ہیں اور مسلمان ان پر پاؤں رکھ کر گزرتے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔